नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के विकास की कहानी पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो 8% से भी ज़्यादा की रफ्तार से दौड़ रही है। लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना। लेकिन देखिए, सब लोग ग्रोथ, जीडीपी, सेंसेक्स की बात करते हैं। हम आज उस चीज़ की बात करेंगे जिसके बिना ये सब कुछ ठप पड़ जाएगा। बिजली। इस जबरदस्त विकास को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी सीमेंस एनर्जी इंडिया, उनकी पहली निवेशक बैठक का ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास। और ये कोई नई कंपनी नहीं है, भारत के एनर्जी सेक्टर में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी खिलाड़ी है। तो आज हमारा मिशन है इस बातचीत के जरिए ये समझना कि भारत की ऊर्जा की भूख असल में कितनी बड़ी है और सीमेंस एनर्जी जैसी कंपनियां इस खेल को कैसे खेल रही हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अवसर के पैमाने से। मुझे एक आंकड़े ने सच में चौंका दिया। बैठक में बताया गया कि भारत की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वो ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 1/3 है। हाँ, और ये आंकड़ा ही एक तरह से इस पूरी कहानी की नींव है। इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, एयर कंडीशनर लगेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो बिजली की मांग विस्फोटक तरीके से बढ़ने वाली है। ये कोई 10-20% की ग्रोथ नहीं है। ये एक पीढ़ी में एक बार आने वाला बदलाव है। और इसी को समझाने के लिए कंपनी के सीईओ ने कमाल की बात कही, जो मेरे दिमाग में अटक गई है। उन्होंने कहा कि भारत को अगले 7 से 10 सालों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट से दोगुना करके 1000 गीगावाट करना है। बिल्कुल, और उन्होंने इसे और आसान बनाने के लिए एक तुलना की। ये अगले दशक में 2 जर्मनी स्थापित करने जैसा है। 2 जर्मनी? हाँ, सोचिए, जर्मनी एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। उसकी पूरी बिजली उत्पादन क्षमता को बनाने में दशकों लगे और भारत को उसका दोगुना सिर्फ 10 साल में बनाना है। ये जो स्केल है, ये दिमाग को चकरा देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। उन्होंने कहा कि असली चुनौती ये नहीं है कि इसे कैसे बनाया जाए। असली चैलेंज ये है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल कैसे हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। एग्जैक्टली। मतलब कोयले से तो ये नहीं हो सकता। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। ये सिर्फ ज्यादा बिजली बनाने की कहानी नहीं है, ये बिजली बनाने का तरीका बदलने की कहानी है। और इसी मोड़ पर सीमेंस एनर्जी जैसी कंपनियां मैदान में उतरती हैं। हाँ, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी, उनका पूरा प्लान इसी बदलाव पर टिका है। तो उनकी रणनीति है क्या? मैंने देखा कि ये सिर्फ टरबाइन या ट्रांसफार्मर बेचने के बारे में नहीं है, ये उससे काफी गहरा है। हाँ, उन्होंने इसे 3 पिलर्स या कह लें कि 3 स्तंभों में बांटा है। पहला है भारत के साथ साझेदारी। अब ये सुनने में थोड़ी कॉर्पोरेट भाषा लगती है ना? हाँ बिल्कुल, इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि वे भारत की ग्रोथ पर सीधा दांव लगा रहे हैं। वे सिर्फ सामान नहीं बेच रहे, बल्कि यहीं पर अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। जैसे अपनी कलवा की ट्रांसफार्मर फैक्ट्री और औरंगाबाद की स्विच गियर फैक्ट्री, इन दोनों की कैपेसिटी को 2 गुना कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्हें आने वाले सालों में डिमांड का साफ अंदाजा है। बिल्कुल। और दूसरा पिलर तो मुझे और भी ज्यादा दिलचस्प लगा, भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ मेक इन इंडिया का दूसरा नाम है? उससे कहीं ज्यादा। ये सिर्फ भारत में बनाकर दुनिया को बेचने तक सीमित नहीं है। अब भारत में बैठे उनके इंजीनियर्स और R&D सेंटर दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। मतलब जर्मनी या अमेरिका में किसी पावर प्लांट का डिजाइन भारत में बन रहा है? हाँ, सोचिए, कंपनी के पास ग्लोबल लेवल पर 130 बिलियन यूरो का विशाल ऑर्डर बैकलॉग है। ये इतना बड़ा है कि उनकी जर्मनी की फैक्ट्रियां अकेले इसे पूरा नहीं कर सकती। तो अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। और तीसरा पिलर भविष्य की तरफ देखता है। नए अक्षेत्रों की खोज, यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन जैसी चीजों की बात होती है। हाँ, और यहाँ उनका नजरिया काफी प्रैक्टिकल है। वो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बहुत उत्साहित है और कहते हैं कि पीएम इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक में वे मार्केट लीडर हैं। लेकिन साथ ही वे ये भी मानते हैं कि भारत में ये एक लंबी अवधि का दाव है। लंबी अवधि मतलब? शायद 5 साल या उससे भी ज्यादा का। वो जानते हैं कि आज ये आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के साथ तैयार हैं। जब बाजार तैयार होगा, वे भी तैयार होंगे। ठीक है, तो ये तो हुई रणनीति। लेकिन जमीन पर एक्शन कहाँ दिख रहा है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भी सबसे ज्यादा तेजी है? चलिए ट्रांसमिशन की बात करते हैं। अचानक से ट्रांसमिशन इतना हॉट टॉपिक क्यों बन गया है? इसकी वजह बहुत मजेदार है। ये एक सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम थी, हमें ज्यादा बिजली चाहिए,
खासकर रिन्यूएबल एनर्जी। भारत ने उसका समाधान निकाला, हजारों एकड़ में सोलर और विंड फार्म्स लगा दिए। लेकिन इससे दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सही पकड़ा। और वो प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर सौर ऊर्जा बनती है राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानों में, जहां धूप सबसे अच्छी है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर हैं। तो अब आपको बिजली के लिए हाईवे बनाने होंगे। पुरानी तारें तो इस लोड को बिल्कुल नहीं संभाल सकती। तो ये इलेक्ट्रिकल हाईवे क्या है? क्या ये सिर्फ मोटी तारें हैं? नहीं नहीं, मोटी तारे तो हैं ही, लेकिन असली चीज है टेक्नोलॉजी। यहीं पर HVDC काम आता है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। इसे ऐसे समझिए, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो AC होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट। AC में लंबी दूरी तक बिजली भेजने में एनर्जी का काफी नुकसान होता है, लेकिन HVDC एक सीधे सपाट 8 लेन एक्सप्रेसवे की तरह है। लंबी दूरी के लिए यह सबसे एफिशिएंट तरीका है। ओके, ये तो समझ आया। लेकिन बैठक में ग्रिड स्थिरीकरण या ग्रिड स्टेबलाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया। स्टैटकॉम्स जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। ये क्या चीज है? ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, कोयले का पावर प्लांट एक भरोसेमंद कर्मचारी की तरह है। आपने उसे चालू किया और वो 24 घंटे लगातार एक जैसी बिजली देता है। लेकिन सोलर और विंड एनर्जी, वो थोड़े मूडी हैं। मूडी मतलब जब धूप तेज है तो बिजली ज्यादा, बादल आ गए तो प्रोडक्शन एकदम से गिर जाता है। हवा तेज चली तो टरबाइन घूमते हैं, हवा रुक गई तो सब बंद। मतलब ग्रिड में वोल्टेज का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। और ये उतार चढ़ाव पूरे ग्रिड को खप कर सकता है। ये एक हाई परफॉर्मेंस कार चलाने जैसा है। अगर सड़क एकदम स्मूथ है तो आपको बढ़िया सस्पेंशन की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही आप रिन्यूएबल्स की ऊबड़-खाबड़ सड़क पर आते हैं, आपको बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर्स चाहिए होते हैं, ताकि गाड़ी का संतुलन न बिगड़े। हाँ, स्टैटकॉम्स ग्रिड के लिए वही शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। वे सेकंडों में वोल्टेज के उतार चढ़ाव को स्थिर कर देते हैं। तो असली कहानी ये नहीं है कि भारत को ज्यादा सोलर पावर चाहिए, वो तो सब जानते हैं। असली कहानी ये है कि जैसे ही भारत सोलर और विंड पर निर्भर होता है, एक पूरी नई अरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, ग्रिड को स्थिर रखने की इंडस्ट्री। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो छुपी हुई कहानी है और आंकड़े भी यही बताते हैं। वित्त वर्ष 2025 में अचानक स्टैटकॉम्स के ऑर्डरों में जबरदस्त उछाल आया और सीमेंस एनर्जी ने इसमें एक बड़ी बाजार हिस्सेदारी हासिल की। ये ग्रिड को स्टेबल करने की बात तो समझ आती है, लेकिन आजकल एक और चीज है जो ग्रिड पर जबरदस्त दबाव डाल रही है, हमारा 24/7 ऑनलाइन रहना। हर रील जो हम स्क्रॉल करते हैं, हर AI प्रॉम्प्ट जो हम लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक डेटा सेंटर में बिजली खा रहा है। बैठक में इसे इलेक्ट्रॉनों की दौड़ कहा गया। ये तो सॉफ्टवेयर की दुनिया है, इसमें बिजली का क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है। डेटा सेंटर असल में हजारों सर्वरों से भरे हुए विशाल गोदाम होते हैं और ये सर्वर दो काम करते हैं, डेटा प्रोसेस करना और गर्मी पैदा करना। इन दोनों कामों में बेहिसाब बिजली लगती है। एक बड़ा डेटा सेंटर एक छोटे शहर जितनी बिजली खा सकता है। बाप रे। हाँ, तो जब गूगल, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपना अगला डेटा सेंटर बनाने की सोचती हैं, तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है, हमें सस्ती और 24/7 भरोसेमंद बिजली कहाँ मिलेगी? और यहाँ भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आता है। बिल्कुल, भारत की बिजली की लागत दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों की दौड़ है। जिस देश के पास सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉन यानी सबसे सस्ती बिजली होगी, वो डेटा सेंटर और AI की इस दौड़ को जीतेगा। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? आंकड़े बताते हैं कि भारत में डेटा सेंटर की क्षमता मौजूदा 1.2 गीगावाट से बढ़कर भविष्य में 9 गीगावाट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये बहुत बड़ी छलांग है। तो सीमेंस एनर्जी इसमें क्या भूमिका निभा रही है? क्या वो डेटा सेंटर बना रहे हैं? अभी नहीं, फिलहाल उनकी भूमिका इन बड़े डेटा सेंटरों को ग्रिड से जोड़ने की है। इसके लिए हाई वोल्टेज सबस्टेशन बनाने पड़ते हैं जो भरोसेमंद बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ट्रांसमिशन और डेटा सेंटर तो अभी की बड़ी कहानियां हैं, लेकिन लंबी अवधि के दाव क्या है? बैठक में परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी का भी जिक्र हुआ, जो भारत में हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का लक्ष्य 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का है, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी है। और इसे हासिल करने के लिए सरकार अब प्राइवेट सेक्टर के निवेश के लिए दरवाजे खोल रही है। लेकिन सीमेंस एनर्जी का प्लान यहाँ थोड़ा अलग है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाएंगे, है ना? नहीं, वे उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसे स्टीम आइलैंड कहते हैं। स्टीम आइलैंड? हाँ, इसे ऐसे समझिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। पहला है न्यूक्लियर हिस्सा, यानी रिएक्टर, जो गर्मी पैदा करता है।
दूसरा हिस्सा इस गर्मी का इस्तेमाल करके पानी से भाप बनाता है और उस भाप से एक बड़ी टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करता है। अच्छा, तो इसी दूसरे हिस्से को स्टीम आइलैंड कहते हैं। बिल्कुल, और यहीं सीमेंस का 100 साल पुराना स्टीम टरबाइन बनाने का अनुभव काम आएगा। वे न्यूक्लियर बिजनेस में नहीं हैं, वे पावर जनरेशन बिजनेस में हैं। और हाइड्रोजन का क्या? वे इस पर इतने सतर्क क्यों लग रहे थे, जबकि हर कोई तो इसे भविष्य का ईंधन बता रहा है? उनकी सतर्कता की वजह पूरी तरह से आर्थिक है। आज की तारीख में पानी को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन बनाना बहुत महंगा है। जो हाइड्रोजन बनेगी उसकी कीमत प्राकृतिक गैस से बनी हाइड्रोजन से कई गुना ज्यादा होगी, तो कोई उसे क्यों खरीदेगा? बात तो सही है। इसीलिए वे इसे लंबी अवधि का दांव कह रहे हैं। जब रिन्यूएबल बिजली और सस्ती होगी तब इसकी लागत नीचे आएगी। इसमें शायद 5 से 10 साल लग सकते हैं, लेकिन वो अपनी तकनीक के साथ तैयार बैठे हैं। तो कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है। एक विशाल अवसर, एक साफ रणनीति और भविष्य के लिए बड़े दाव। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ये सब वित्तीय नतीजों में भी दिख रहा है? हाँ, और यही बात इस कहानी को और पुख्ता करती है। वित्त वर्ष 2025 के जो आंकड़े उन्होंने दिखाए वो काफी मजबूत हैं। ऑर्डरों में 49% की शानदार वृद्धि हुई और रेवेन्यू में 25% की बढ़ोतरी हुई। 49% ऑर्डर ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 162 बिलियन रुपए का ऑर्डर बैकलॉग, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस सेक्टर में प्रोजेक्ट सालों तक खिंच जाते हैं, पेमेंट साइकिल भी लंबे होते हैं। तो क्या ये आंकड़ा असल में उतना मजबूत है जितना कागज पे दिखता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही इस बिजनेस की जटिलता है। ये ऑर्डर बैकलॉग भविष्य के रेवेन्यू की गारंटी तो देता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने में समय और कुशल प्रबंधन लगता है। प्रोजेक्ट में देरी, लागत बढ़ना, ये सब इस सेक्टर के जोखिम हैं। लेकिन इतना बड़ा बैकलॉग कम से कम ये तो दिखाता है कि बाजार में उनकी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स की मांग कितनी जबरदस्त है। मतलब उनकी रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि ये वित्तीय सफलता में भी बदल रही है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? संक्षेप में, ये सिर्फ कुछ और पावर प्लांट लगाने के बारे में नहीं है। ये एक पीढ़ी में एक बार आने वाला ऊर्जा परिवर्तन है। सीमेंस एनर्जी जैसी कंपनियां सिर्फ उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि वे देश के भविष्य के इस बुनियादी ढांचे के निर्माण में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये कहानी दिखाती है कि ऊर्जा परिवर्तन की जमीनी हकीकत क्या है। ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों की घोषणा करना नहीं है। ये सौर ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन हाईवे बनाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाने वाले डेटा सेंटर को बिजली देने और परमाणु और हाइड्रोजन जैसे लंबी अवधि के दांव लगाने के बारे में है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि भारत के सामने मौजूद अवसर और चुनौतियों की है। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। बताइए। बैठक में एक तकनीकी बात सामने आई। सीमेंस एनर्जी ने ग्लोबल लेवल पर HVDC के लिए VSC नाम की एक ज्यादा आधुनिक तकनीक पर फोकस करने का फैसला किया है। ये तकनीक रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने के लिए बेहतर है। अब मजे की बात यह है कि भारत में अभी भी ज्यादातर पुरानी LCC तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरह का दांव है। वे उस तकनीक पर बड़ा निवेश कर रहे हैं जिसकी भारत में आज उतनी मांग नहीं है। सही कहा, ये एक रणनीतिक दांव है। और सोचने वाली बात यह है कि आज से 5-7 साल बाद जब भारत का ग्रिड सौर और पवन ऊर्जा से भर जाएगा और ग्रिड को स्थिर रखना और भी मुश्किल हो जाएगा, तब क्या एक ज्यादा एडवांस तकनीक पर लगाया गया ये वैश्विक दांव उन्हें ऊर्जा परिवर्तन के अगले चरण के लिए बिल्कुल सही स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।